हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे नए ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के बारे में। 2023 में नया रूल लाया गया। पहले वाला रूल था 2019 वाला, लेकिन 2023 में कई सारे नए चेंजेस लाए गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ये बदलाव हुए हैं एथिकली उसके क्या क्या कंसर्न्स थे उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि एज ऑफ नाउ हमारे देश में क्लिनिकल ट्रायल के कौन कौन से नियम हैं, कौन क्या प्रोसेस है, बेसिकली किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने के पहले जो नए फ्रेंड्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न सर्विसेज के नाम से है। और यदि आप मेडिकल ऑफिसर हैं तो लर्न सर्विसेज मेडिकल ऑफिसर नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है, इस समय न्यूज में हेडलाइन दिया हुआ है, इंडिया टेक्स फर्स्ट स्टेप टू रिमूव एनिमल्स फ्रॉम ड्रग टेस्टिंग प्रोसेस। एज ऑफ नो हमारे देश में जब भी क्लिनिकल ट्रायल होता था तो आमतौर पर आपने देखा होगा जो एनिमल्स है उनमें ही ड्रग टेस्टिंग हुआ करती थी। दैट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस, यू माइट हैव सीन दैट थिंग। नए रूल में बोला गया कि आप एनिमल्स पे टेस्टिंग नहीं करेंगे, मतलब नॉन एनिमल मेथड्स को फॉलो करेंगे, है ना। एज ऑफ नो बाकी न्यूज पेपर दिखाया है, टेकिंग द लीड, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू बैन एनिमल टेस्टिंग फॉर कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में जो इस तरह से इस्तेमाल किया था उसमें बेसिकली बैन लगाने की बात की गई है ना। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस कर रहे हैं, नए ड्रग्स, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2023 है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। अमेंडमेंट्स में क्या है कि रिसर्चर्स जो हैं अब नॉन एनिमल मेथड को फॉलो करेंगे, मतलब एनिमल्स पे जो क्लिनिकल ट्रायल होते थे वो अब नहीं किए जाएंगे, और साथ में जो ह्यूमन रिलेवेंट मेथड्स है उसको बेसिकली अब टेस्ट किया जाएगा। नाउ इसमें देखा जाए तो ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 वाला जो था उसमें बदलाव किए गए हैं। अब देखा है तो यहाँ पे एक बड़ा सा पॉइंट है कि यदि आप एनिमल पे नहीं करोगे तो कौन सी अल्टरनेटिव मेथड्स होनी चाहिए। तो अल्टरनेटिव मेथड्स जो प्रपोज की गई हैं वो है 3D ऑर्गेनाइड्स, 3D बायोप्रिंटर्स, ऑर्गन ऑन चिप, और ये मतलब 3 मेन मेथड्स हैं जिनको यहाँ पे प्रपोज किया गया है। नाउ यू शुड नो अबाउट दैट कि 3D ऑर्गेनाइड्स क्या होता है, 3D बायोप्रिंटर क्या होता है, ऑर्गन ऑन चिप क्या होता है, इसके भी समझेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एडवांस्ड कंप्यूटेशनल मेथड्स को भी इसमें इस्तेमाल किया सकता है। राइट नाउ लुक एट हियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से इस्तेमाल किए आते हैं। तो आइए समझते हैं बेसिकली ये 3D ऑर्गेनाइड्स होता क्या है, 3D बायोप्रिंटर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखे हैं ऑर्गेनाइड्स की बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज जो हैं, जब हम क्या करते हैं ह्यूमन सेल्स या स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस बात है काफ़ी स्मॉल साइज होती है, मिलीमीटर साइज होती है। तो 3D सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या मिमिक करता है, वो स्पेसिफिक ऑर्गन को मिमिक करता है, और उस पर जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइड, 3D ऑर्गेनाइड्स, है ना। ऑर्गन ऑन चिप क्या होता है, ऑर्गन ऑन चिप की बात भी हम लोगों ने करी है कि ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गन ऑन चिप। इसमें क्या होता है, डबल ए बैटरी साइज चिप होती है और उसको लाइन अप कर देते हैं ह्यूमन सेल से, है ना। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक प्रकार से जो ब्लड फ्लो है उसको मिमिक करने लग जाता है। तो इसमें देखा जाए तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि जो टिश्यू टिश्यू इंट्रैक्शंस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, या फिजिकल केमिकल सिग्नल्स बॉडी में कैसे चल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ये प्रकार से ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी जो है ये प्रकार से क्या करता है, टिश्यू टिश्यू इंट्रैक्शन को बेसिकली यहाँ पर चेक करने का काम करता है कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। 3D बायोप्रिंटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोप्रिंटर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिकल टिश्यूज होते हैं उनको प्रिंट करने की बात करी गई है यूजिंग ह्यूमन सेल्स, है ना। और फ्रूट्स की बात करें तो बायो इंक जो है उसको फ्रूट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें देखा तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग पेशेंट स्पेसिफिक सेल्स का आई मीन उस पर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। तो यहाँ पे तीनों मेथड्स, अल्टरनेट मेथड्स को आप समझने का प्रयास करेंगे, 3D ऑर्गेनाइड्स, 3D बायोप्रिंटर्स, ऑर्गन ऑन चिप। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि चलो ठीक है, अब नॉन एनिमल मेथड को यदि आप इस्तेमाल करोगे तो कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, तो आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। नाउ क्लिनिकल ट्रायल है क्या। क्लिनिकल ट्रायल को बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हम समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपने कोई भी मेडिसिन बनाई है, कोई भी ड्रग्स बनाई है, उसमें सेफ्टी, इफिकेसी, इफेक्टिवनेस कैसी है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियस सी बात है जो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इसी के थ्रू होके गुजरेगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई मेडिसिन यदि बनाई है तो उसको टेस्ट करेंगे आप जगह जगह पे कि व्हाट इज दिस, आई मीन इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो जाके आप बड़े स्केल पे करोगे।
क्लिनिकल ट्रायल के स्टेजेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फेजेस की बात करी गई है यहाँ पे। पहले फेज में क्या होता है, पहले फेज में 15 से 50 पेशेंट्स में इसको ट्राई किया जाता है। इसमें सबसे मेन फोकस होता है फोकस ऑन सेफ्टी एंड प्रॉपर डोज। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, सेफ्टी। इस चीज को हम लोग चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से सेफ है कि नहीं है, दैट्स थिंग। दूसरा होता है 100 पेशेंट्स के लगभग, उसमें हम लोग फेज 2 में ट्रायल करते हैं, जिसमें क्या होता है यहां पर हम फोकस करते हैं इफेक्टिवनेस पे, इफेक्टिवनेस प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, और साथ में साइड इफेक्ट्स कैसे हो रहे हैं उसको भी हम लोग वहां पे स्टडी करते हैं। इसके बाद हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मतलब कई सौ लोगों पर जब ट्रायल करते हैं थर्ड स्टेज में, थर्ड फेज में, तो यहां पर कंपेयर किया जाता है कि जो पुरानी वाली मेडिसिन है और नई वाली मेडिसिन दोनों में क्या फर्क है। न्यू ट्रीटमेंट को एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट से बेसिकली यहां पर कंपेयर किया जाता है। और फेज 4 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हजारों लोगों में इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, ट्रायल किया जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट जो है इसको इज अप्रूव्ड एंड अवेलेबल, मतलब इस स्टेज में देखा है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, और यदि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में प्रॉपर तरीके से मेडिसिन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो उस कंडीशन में उसको अप्रूव कर दिया जाता है और पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल इस 4 फेजेस में होकर गुजरता है, जो कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लिनिकल ट्रायल कैसे काम करता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं जो हर एक फेज के हैं उसको आप याद रखिएगा, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, न्यू ट्रीटमेंट कंपैरिजन होता है, और साथ में अप्रूवल या लॉन्ग टर्म कह सकते हैं इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये चारों फेजेस में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में आपको जानना है। अब यहाँ पर CTRI की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, CTRI इसको हम बोलते हैं। इसका 2007 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसको मेंटेन करता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करता है। तो ये क्या है, ये एक नेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है, और यहां पर देखा जाए तो मैंडेटरी है टू रजिस्टर फॉर एवरी ट्रायल। जो भी ट्रायल होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से CTRI में रजिस्टर करना जरूरी है स्टार्ट करने के पहले। CTRI की बात करें, इसे हम क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया बोलते हैं। ये एक फ्री ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम है। तो यहां पर देखा जाए तो चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट रिसर्च हो, उन दोनों को बेसिकली यहां पे रजिस्टर करने की बात की गई है, जो भी इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। CTRI के साथ कुछ इश्यूज हैं जिसको हम देख लेते हैं। CTRI को हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती होगी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत सारा जो CTRI में डेटा है वो मिसिंग है। मतलब इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है 606 में 281 का ही प्रॉपर तरीके से अपडेट किया गया है, मतलब री-इनरोल कर दिया गया, लेकिन हर एक स्टेज का जो अपडेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं होता। इसके अलावा मैसी डाटा है, मतलब डेटा जो है वो यदि है भी तो बहुत अनक्लियर डेटा है, मतलब बहुत सारे एक्रोनिम सेम कई बार इस्तेमाल किए गए अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मैस्ड अप हो जाती हैं। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कई बार होता है, रॉन्ग डेटा होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये पता नहीं होता है कि जो ट्रायल हुआ है रजिस्ट्री होने के पहले, मतलब प्रोस्पेक्टिवली है रेट्रोस्पेक्टिवली है, किस तरह का बेसिकली इसमें काम कौन सा डेटा है, तो ये भी प्रॉपर तरीके से कई बार इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। कंफ्यूजन ओवर डेफिनेशंस, इंटरवेंशनल ट्रायल्स हैं या ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स हैं, इन डेफिनेशंस के बीच प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं रहती, कई बार ये बड़ा कंसर्न है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया था, ये भी बड़ा कंसर्न है। और साथ में वेरिएशन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन में कई बार वेरिएशन होता है, तो ये सारी चीजें बेसिकली नेगेटिव पॉइंट दिखाती हैं CTRI में। तो कहीं ना कहीं यदि हम CTRI को बेहतर करेंगे, उसे काम करने के तरीकों को स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो आई थिंक हमें जो आउटपुट मिलेगा वो बेहतर मिल पाएगा। बिकॉज ऑब्वियस बात है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया जो है काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नाउ सॉल्यूशंस क्या है, पहली बात जो रेगुलेशंस हैं उससे प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस किया जाए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा जो WHO गाइडलाइंस हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उस पर प्रॉपर तरीके से कंप्लाई करना जरूरी है। इसमें ऑडिट ट्रेल्स हैं, रिजल्ट फील्ड्स हैं, डेटा शेयरिंग प्लान्स हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उसका डेटा कलेक्ट होना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग जो है उसको प्रॉपर तरीके से हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है, मतलब जो हर स्टेज का क्या क्या रिजल्ट हुआ वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास डेटा होना चाहिए। जैसे 4 फेज होते हैं तो चारों फेज को प्रॉपर तरीके से हमारे पास यदि डेटा रहेगा तो हमें एसेस करने में आसानी होती है। और साथ में CTRI को एक परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट बॉडी ग्रुप बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी टेम्परेरी स्टाफ वहाँ पे काम करता है, एडहॉक स्टाफ कई बार काम करता है, या इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं एक्स ऑफिशियो होते हैं जैसे किसी और डिपार्टमेंट से अटैच कर दिया गया, लेकिन यदि परमानेंट स्टाफ रहेगा तो आई थिंक दैट कैन अबाउट मोर एक्यूरेटली, है ना।
ड्रग अप्रूवल की यदि बात करें भारत में कैसे होती है, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं तो ड्रग अप्रूवल कैसे होता है इसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है इंडिया में, उसके पास DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए जब भी कोई भी नई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग उन्हें बेचना है तो, है ना। अब देखा जाए तो यहां पर जो DCGI अप्रूवल है उसको लेने के पहले आपको ड्रग रेगुलेटर जिसे बोलते हैं CDSCO, ये प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करता है। CDSCO क्या है? ये है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी ऑफ ड्रग्स, इन सभी चीजों का प्रॉपर तरीके से, इवन वैक्सीन का भी प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करता है ना। इवन प्रॉपर तरीके से जो एथिक्स कमेटी होती है वो भी अप्रूव करना चाहिए, तभी जाकर ये फर्दर अप्रूवल के लिए प्रोसीड हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहां पर DCGI, CDSCO और साथ में एथिक्स कमेटी का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। एथिक्स कमेटी क्या करती है? मतलब आपने प्रॉपर तरीके से जो ड्रग्स को फॉर्मेशन किया है एथिकली करेक्ट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं आपने गलत तरीके से क्लिनिकल ट्रायल किया हो, समथिंग लाइक दैट। ये भी कई बार कंसर्न होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि कौन कौन सी कंट्रीज ने इस पर भी बैन लगा रखा है। तो ये रहा हमारे देश में क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट दैट कि चूंकि एनिमल्स की टेस्टिंग जो है उसे बैन लगाया गया है अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो बेसिकली एनिमल्स की यदि हम बात करें, जैसे पहले ड्रग टेस्टिंग में इसका इस्तेमाल होता था, तो उसमें क्या लिमिटेशंस है, क्या कमी है। तो पहली बात आप देखेंगे यहां पर लिखा हो, देखो ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे कहीं भी एग्जाम में, इंटरव्यूज में, कि बेसिकली एनिमल्स के टेस्ट का इस्तेमाल यदि आप करते हैं ड्रग टेस्टिंग में तो उसमें क्या उसके लिमिटेशंस है। तो पहला लिखा हुआ लिमिटेड प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर ह्यूमन रेस्पॉन्स। अब देखो क्या होता है, किसी भी चीज के लिए एनिमल्स में अलग तरीके से रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन जब ह्यूमंस में उसी चीज को ट्राई किया जाता है तो बिल्कुल अलग सा रिस्पॉन्स होता है। जैसे यहां पे एग्जांपल भी दिया है, थैलेडोमाइड की बात करें तो यहां पर इससे सीवियर बर्थ डिफेक्ट होता है ह्यूमंस में, बट एनिमल्स टेस्ट में जब होता है उसमें किस तरह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। तो कह सकते हैं यहां पर क्या डिफरेंस आप देख सकते हैं। एथिकल कंसर्न्स की बात करें, एनिमल वेलफेयर की बात करें तो यहां भी काफी महत्वपूर्ण है ना। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे एनिमल्स की सफरिंग होती है जो काफी नेगेटिव है ना। इसे फोर्स फीडिंग करते हैं, इंजेक्शंस करते हैं, एथनेसिया वगैरह प्रॉपर तरीके से देते हैं। जैसे ड्रेस टेस्ट की बात करोगे आप, ये एक एग्जांपल है। इसमें जो सब्सटेंस है वो एनिमल्स की आईज पे लगाया जाता है और इसको बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, डिस्ट्रेस होता है, तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है ना। ड्रेस टेस्ट आपको पता भी होना चाहिए, दैट्स वेरी पेनफुल। हाई फेलियर रेट इन ट्रांसलेटिंग टू ह्यूमन एफिकेसी। अब देखा जाए तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है एनिमल्स में बढ़िया काम कर जाती हैं, लेकिन यदि वही चीज ह्यूमन में यदि ट्राई किया जाए तो बहुत बुरी तरह से फेल करता है। मेनी ड्रग्स फेल ड्यूरिंग ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स और उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की बात करें, इन्होंने प्रॉपर तरीके से पता लगाया कि 90% ऑफ ड्रग्स टेस्टेड इन एनिमल फेल टू ट्रांसलेट इनटू सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमंस। 90% के बारे में डेटा दिया हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है। इसके बाद बोलता है इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। एनिमल्स को यदि आप इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियस बात है, जैसे ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन में जब क्लिनिकल ट्रायल होता है तो आपको पता होना चाहिए सारा सब कुछ जो ह्यूमन वॉलंटियर्स होते हैं जो जेन्युइनली पार्टिसिपेट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में इंटेंशनली, कई बार आपने देखा होगा, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर हर एक एज ग्रुप का, किस सेक्स का कौन है, जेनेटिक वेरिएशंस क्या है, उन सब का डेटा कलेक्ट किया आता है। अब यदि एनिमल्स में आप करोगे तो वो सारे एक्यूरेटली डेटा तो आप पा नहीं पाओगे, बड़ा बेस बात है। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से बताया भी है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लीवर डैमेज होता है ह्यूमंस में। एनिमल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो ये भी कई बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। रेगुलेटरी एंड लीगल कंसिडरेशन की यदि हम बात करें तो वहां पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए तो बहुत सारी हेवनली जो बहुत सारी कंट्री, यूरोपियन यूनियन की बात करो तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से बैन लगा दिया है एनिमल टेस्टिंग पे, कॉस्मेटिक्स पे। एवनली इजराइल जैसी कंट्रीज तो ऐसी हैं जो जहाँ पे ऐसे बैन लगा रखे हैं कि यदि आपने कभी टेस्टिंग करी हो उस ड्रग्स का एनिमल पे तो ड्रग ही बैन हो जाती है, वहां पे आप यूज ही नहीं कर सकते। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एनिमल में जो ड्रग टेस्टिंग में बैन लगाया गया है इसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, और आपसे क्वेश्चन मोस्ट पूछा सकता है कि इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट था, व्हाई वी हैव स्टॉप्ड इट।
नाउ एथिकल इश्यूज की बात करें तो एथिकल इश्यूज में भी है, जैसे एनिमल सफरिंग है, मोरल स्टेटस ऑफ एनिमल्स, हम बैलेंसिंग ह्यूमन बेनिफिट्स की बात करें तो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए आप उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं, हालांकि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन लेते हैं, लेकिन एनिमल्स पे तो कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारे कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं जिसको आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अदर कंट्रीज की बात करें तो सन 2021 में यूरोपियन यूनियन में प्रॉपर तरीके से पास किया गया कि डोंट यूज एनिमल्स इन रिसर्च, रेगुलेटरी टेस्टिंग एंड एजुकेशन। किसी भी तरह से एनिमल्स का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो इन्होंने AFDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0 इन्होंने प्रॉपर तरीके से पास किया, और जिसमें बोला गया कि दिसंबर 2022 से बोला गया कि यहां पर इसके लिए आप यहां पर एनिमल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक नया डेवलपमेंट है। 2022 की बात करें तो यहां पे साउथ कोरिया ने भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसे बोला गया वाइटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, डिसेमिनेशन एंड यूज ऑफ अल्टरनेटिव्स टू एनिमल टेस्टिंग मेथड्स। मतलब एनिमल टेस्टिंग मेथड्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। जून 2023 की बात करें तो कनाडा ने भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंड किया और यहां पर प्रॉपर तरीके से कर दिया कि जो वर्टेब्रेट एनिमल्स हैं इनमें किसी भी तरह से टॉक्सिसिटी जो टेस्टिंग है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज ने भी यहाँ पर कई सारे इस तरह से नियम बनाए हुए हैं। कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा ऑब्वियस बात है, नॉन एनिमल मेथड्स का यदि इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो एथिकल डिलेमा है उसको हम हटा सकते हैं, वो समस्या जो हमारी खत्म हो जाती है। और साथ में भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज है इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर रिसर्च। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि एनिमल्स पे आप ट्राई नहीं करोगे तो उसमें कुछ नई चीजें आप ट्राई मारोगे, लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है कि हमारे पास अभी रिसोर्सेज भी नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो ये बात सही कि इंडिया में बहुत ही वास्ट पॉपुलेशन है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल अभी हमारे इंडिया में फिर भी बहुत सारा जद्दोजहद चल रही है। उसमें जो नई नई मेथड्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उसके इस्तेमाल करने में भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं हुई है हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू वर्क इन दैट एरिया एज वेल, है ना। इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड डेवलपमेंट एंड टू एंड इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, जिससे जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। 13 क्लिनिकल ट्रायल के बारे में हमारे जो प्रोसेस है वो हमने समझने का प्रयास किया, और साथ में जो नए डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या चीजें फॉलो की जा रही हैं, और साथ में एनिमल्स को यदि हम क्लिनिकल ट्रायल्स में इस्तेमाल करते हैं तो उसके एथिकल कंसर्न्स क्या है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग। तो चलिए डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। डिस्कशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।